यस। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? एक बार ऑनलाइन भी कंफर्म करना बेटा। यस। अच्छा, कल अपन ने देखो यूनिट नंबर 4 चल रही थी अपनी, ठीक है। यूनिट 4 में देखो अभी तक अपन क्या कर चुके हैं। अपन ने पढ़ा कि प्रस्ताव के निष्पादन के बारे में पढ़ा। निष्पादन दो प्रकार का होता है पढ़ा अपन ने, वास्तविक निष्पादन और प्रयासित निष्पादन। फिर हमने बोला कौन अनुबंध को पूरा कर सकता है। व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध है तो वचनदाता स्वयं करेगा, अदरवाइज एजेंट भी कर सकता है, अभिकर्ता। मृत्यु के बाद वैधानिक उत्तराधिकारी कर सकते हैं। तृतीय पक्षकार संयुक्त वचन दाता। फिर संयुक्त वचन दाता के बारे में पूरा पढ़ लिया, धारा 42, 43, 44, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था भुगतान का विनियोजन, एक टॉपिक जिसके अंदर हमने 59, 60, 61 तीन धाराएं पूरी कर ली थी। फिर हमने टॉपिक उठाया था कि पक्षकारों की सहमति से कब अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें हमने पढ़ा था नवीनीकरण, विखंडन, विमुक्ति, परिवर्तन, ठीक है। व्यर्थ अनुबंध में कोई लाभ उठाया है वापस करना पड़ेगा, धारा 65, और उसके प्रैक्टिकल बताए थे आपको कैसे आते हैं। व्यर्थनीय में भी जो लाभ उठाया वापस करना पड़ता है। और धारा 67 भी पढ़ी थी अपन ने कि यदि वचन ग्रहीता वचनदाता को कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता तो वचनदाता भी अपना कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर उसे कुछ नुकसान हुआ है तो हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। दो एग्जाम्पल लिए थे, एक तो अध्यापक और स्टूडेंट वाला लिया था, और एक लिया था मरम्मत वाला, ठीक है। यहाँ तक अपन ले चुके थे। विखंडन का संवहन वो भी उसी तरीके से जैसे प्रस्ताव का होता है, ये पॉइंट भी था हमारा। फिर हमने लिया था कि अनुबंध का उन्मोचन या समापन किन किन तरीकों से होता है, ये टॉपिक चल रहा था, तो कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, उसके बारे में देखते हैं एक बार। टॉपिक मैंने एक्सप्लेन तो आई थिंक काफ़ी हद तक कर दिया था, फिर अपन बुक से ले लेंगे। यूनिट नंबर जो अपनी 4 है वो तो अपन एमसीसी से स्टार्ट किए तो पूरी इसी से करेंगे। यूनिट 5 से अपन क्या करेंगे, आईसीआई ले लेंगे। अनुबंध की समाप्ति के बारे में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन आता है बेटा 6 to 7 मार्क्स का कि अनुबंध की समाप्ति, अनुबंध का उन्मोचन किन किन तरीके से किया जा सकता है। तो पहले हमने पढ़ा था निष्पत्ति द्वारा, दोनों पक्षकार कार्य को पूरा कर दे तो अनुबंध समाप्त हो जाएगा। दो तरीके की निष्पत्ति हो सकती है, वास्तविक और प्रयासित। पारस्परिक ठहराव द्वारा समापन बताया आपको 4 तरीके से हो सकता है, नवीनीकरण, परिवर्तन, विमुक्ति, विखंडन, यही पढ़ा था। फिर क्या आया, समय बीतने के कारण समाप्ति। मैंने आपको बताया था कोई भी अनुबंध जिंदगी भर के लिए खुला नहीं रहता, आपको निश्चित समय अवधि के अंतर्गत या उचित समय अवधि के अंतर्गत इसको पूरा करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल कालबाधित ऋण, 3 साल तक पूरा नहीं किया तो क्या बन जाएगा, कालबाधित ऋण, ठीक है, समाप्त मान लेंगे। नेक्स्ट आया कानून के परिचालन द्वारा। कानून के परिचालन द्वारा 2 परिस्थितियों में समाप्त माना जाता है, कल बताया था आपको, मृत्यु और दिवालियापन। अगर वचनदाता की मृत्यु हो गई तो व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध बेटा समाप्त होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, हो जाएंगे, ये उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होते। फिर हमने पढ़ा था दिवालिया, दिवालिया होता है कानून द्वारा योग्य, तो उसके सारे अनुबंध समाप्त मान लें, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, अनुबंध भंग के कारण। एक पक्षकार ने अनुबंध को तोड़ दिया, एक पक्षकार ने अनुबंध को तोड़ दिया, दूसरा पक्षकार हर्जाने की मांग कर सकता है, पर अनुबंध तो समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ, हो गया। समाप्ति का एक कारण भंग भी है। विमुक्ति वाले पॉइंट को मैंने बताया था एक बार अलग से भी देना पड़ेगा। विमुक्ति याद आ रहा है, छूट देना, कुछ हिस्सा माफ करना, पूरा माफ करना, परित्याग या समय सीमा बढ़ा देना, या उसके बदले में उसी कीमत की दूसरी वस्तु स्वीकार करना। मैंने घोड़ा बेचा 500 रुपये में, आपके पास 500 रुपये देने को है नहीं, तो नेकलेस बोला था ना वो दे दो, तो कैश की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी ना, तो ये भी एक तरीके की छूट है, विमुक्ति। ये वाला पॉइंट वही है, देखो, वचन ग्रहीता अगर वचनदाता को कार्य पूरा करने की उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगा तो वचनदाता दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। वही आपका टीचर स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल, मरम्मत वाला एग्जाम्पल। अधिकारों का सम्मिलन, ये मैंने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगी। अधिकारों का सम्मिलन का मतलब क्या होता है, निम्न कोटि के अधिकार उच्च कोटि के अधिकारों में बदल जाते हैं, तो निम्न कोटि के अधिकारों का अनुबंध समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो रहता है बॉम्बे में, उसने जयपुर में एक बेटा घर ले रखा है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, किराए पे दे रखा है। किराएदार जब आया था तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी,
10 साल हो गए उसको रहते हुए, अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है और उसकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। उधर से मकान मालिक बॉम्बे से फ़ोन करता है किराएदार को कि मुझे एडमिनिस्टर करने में दिक्कत आती है, मैं अपना ये जो फ्लैट है ना बेचना चाहता हूँ। अब वो किराएदार बोलता है कि इतने रुपए में बेचो तो मैं ही खरीद लूँगा। मकान मालिक को डील अच्छी लगी और ये डील फाइनल हो गई। तो अब देखो, किराएदारी के निम्न कोटि के अधिकार स्वामित्व के उच्च कोटि के अधिकारों में बदल गए, तो किराएदारी का यानी निम्न कोटि के अधिकारों का अनुबंध समाप्त। यदि किराएदार मकान मालिक बन जाए तो किराएदारी का अनुबंध समाप्त हो जाएगा। किसके द्वारा? सम्मिलन द्वारा। मर्जर वर्ड सुना, इंग्लिश में इसको मर्जर बोलते हैं, मर्जर ऑफ राइट्स, अधिकारों का सम्मिलन। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने अपनी जमीन दी पट्टे पर बी को, ए ने पट्टे पे जमीन दी बी को, बी जो है वो इस जमीन को खरीद लेता है। निम्न कोटि के पट्टे के अधिकार उच्च कोटि के स्वामित्व के अधिकारों में बदल गए, पट्टे का अनुबंध समाप्त, पट्टे का अनुबंध समाप्त। यदि निम्न कोटि के अधिकार उच्च कोटि के अधिकारों में मिल जाते हैं तो निम्न कोटि के अधिकारों का अनुबंध समाप्त हो जाता है। जैसे किराएदार मकान मालिक बन जाए तो किराएदारी का अनुबंध समाप्त, पट्टाधारी मालिक बन जाए तो पट्टे का अनुबंध समाप्त। क्लियर है क्या? बताओ बेटा। पूरा टॉपिक करा दूं मैं एक बार एमसीसी वाली बुकलेट से, तो अब इसको खत्म कर लेते हैं अपन। ये यूनिट तो यहीं से करा देती हूँ क्योंकि दो जगह से मतलब नहीं है, आधी इधर से आधी उधर से कंफ्यूज हो गए। 5th वाली से चाहे आप कह रहे हो तो मैं वहां से करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अनुबंध के समापन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। पेज नंबर बेटा 45 पे आ जाओ। अनुबंध को निम्नलिखित प्रकारों से समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है? निष्पत्ति द्वारा समाप्ति। मैं दुकान पे गई, दुकानदार को रुपए दे दिए, उसने मुझे सामान दे दिया, अनुबंध तो समाप्त हो गया ना निष्पादन द्वारा, निष्पत्ति द्वारा। क्या लिखा है देखो, जब अनुबंध के पक्षकार निर्दिष्ट समय के में तथा नियत तरीके से अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों का निर्वाह कर देते हैं, अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर देते हैं, तो निष्पत्ति द्वारा अनुबंध की समाप्ति हो जाएगी। फिर बता देना 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और प्रयासित, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वास्तविक निष्पादन था ना, दोनों पक्षकार या पक्षकार अपना कार्य पूरा कर दें। प्रयासित क्या होता था? वचनदाता कहता था पूरा कर दूं और वचन ग्रहीता स्वीकार करने से मना करता था। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसलिए मैं नहीं समझा रही। पहला पॉइंट हमारा क्या था? निष्पत्ति द्वारा समाप्ति। अब आ गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पारस्परिक ठहराव द्वारा समापन। पारस्परिक ठहराव द्वारा समापन 4 तरीके से, नवीनीकरण, परिवर्तन, विमुक्ति, विखंडन। देखो क्या दिया है, एक अनुबंध के पक्षकार उसके लिए नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा नवीनीकरण। या रिफंड करने या मुक्त करने का या परिवर्तन करने को सहमत हो। रिफंड करने का की जगह वर्ड यूज करना, निरस्त करने, निरस्त करना यानी कि विखंडन, मुक्त करना यानी कि विमुक्ति, या परिवर्तन करने के लिए सहमत हो तो मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या क्या दिया हुआ है देखो, नवीनीकरण या नवीकरण, विखंडन, परिवर्तन, विमुक्ति के द्वारा आपसी सहमति से अनुबंध का विखंडन किया जा सकता है। यही था ना भाई, पुराने की जगह नया आ गया, नवीनीकरण, ठीक है। विखंडन मतलब निरस्तीकरण, कैंसिलेशन। परिवर्तन मतलब मूल पर की शर्तों में बदलाव, और विमुक्ति मतलब छूट देना। यही पढ़ा था हमने। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो, ए 10,000 रुपये के लिए बी का ऋणी है। बी के साथ ठहराव करता है कि वह अपनी जायदाद 10,000 रुपये के ऋण के स्थान पर 5,000 रुपये के बंधक पर देता है। यह एक नया अनुबंध है, पुराने को समाप्त कर देता है। आप ये एग्जाम्पल मत लेना, जो एग्जाम्पल आपने पहले से पढ़ रखा था ना, आप उनमें से कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, चाहे तो विमुक्ति का डालो, चाहे नवीनीकरण का डालो, जो मैंने आपको दिया था ना। ए को बी को तो 10,000 रुपये देने हैं और बी को सी को देने हैं, तो ए और सी के बीच में नया अनुबंध करवा दो। नवीनीकरण द्वारा ए और बी के बीच का अनुबंध, बी और सी के बीच का अनुबंध समाप्त, ठीक है। और वैसे भी आपको आंसर में एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है,
एग्जाम्पल सिर्फ आपके समझने के लिए होते हैं। तीसरा आ रहा है निष्पादन की असंभवता द्वारा समाप्ति। असंभव हो गया, इस कारण से समाप्त हो गया। अब असंभवता तुम्हारी बेटा हो सकती है दो तरीके की, ये आगे भी समझानी है तो अभी समझा देती हूँ। एक बार लिखना असंभवता के बारे में। व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन के नियम पढ़ेंगे ना, उसमें भी असंभवता आएगी। तो मैं आपको असंभवता एक बार समझा ही देती हूँ। हेडिंग डालना असंभवता। असंभवता हो सकती है दो तरीके की, या तो हो सकती है बेटा प्रारंभिक असंभवता, या हो सकती है बाद की असंभवता। बाद की असंभवता को पश्चातवर्ती या अनुवर्ती असंभवता भी बोला जाता है। जो शुरू से ही असंभव है वो किस में जाएगा? प्रारंभिक असंभवता। और जो बाद में किसी कारण से असंभव हो गया उसे किस में डालेंगे? बाद की असंभवता या पश्चातवर्ती असंभवता। हमें पता है असंभवता में ज़्यादातर आपका अनुबंध कैसा होता है? व्यर्थ ही होता है। असंभवता द्वारा अनुबंध कैसा होता है? व्यर्थ होता है। प्रारंभिक असंभवता को तीन कैटेगरी में बांट दो। पहले में दोनों पक्षकारों को जानकारी है, दूसरे में दोनों पक्षकारों को जानकारी नहीं है। सिर्फ वचनदाता को जानकारी है। सिर्फ वचनदाता को जानकारी है। अब देखो दोनों पक्षकारों को जानकारी है, दोनों को पता है कि ये कैसा है? असंभव है। जितने भी एग्जाम्पल मैंने तुम्हें आज तक असंभव के बताए हैं ना, वो सारे इसी कैटेगरी के बताए हैं। आसमान से तारे तोड़ के लाना, मुर्दा बीवी को जिंदा कराना, सारे क्या है? सबको पता है क्या होते हैं? असंभव। दो समांतर रेखाओं को मिलाना, तो ये आपके प्रारंभिक असंभवता में भी किस में गए? दोनों पक्षकारों को जानकारी है कि यह असंभव है, और ये अनुबंध कैसा होगा? व्यर्थ। ठीक है। हाँ, धारा 56 जल लग रही है आपकी, असंभवता में लगती है धारा 56। दोनों पक्षकारों को जानकारी नहीं है लेकिन ये असंभव है। ठीक है, कैसे? सुनो। ए बेटा एक अस्तबल का मालिक है, वो अपना एक घोड़ा बेचना चाहता है बी को। अनुबंध कर लिया, लेकिन जिस समय वो घोड़े को बेचने का अनुबंध कर रहा है उस समय घोड़ा अस्तबल में मर चुका है। ए को इस चीज की जानकारी नहीं है क्योंकि उसने क्या रख रखा है बेटा? केयर टेकर रख रखा है। भाई अस्तबल का मालिक है, एक एक चीज खुद थोड़ी ना देखेगा, वहां पर उसने क्या रख रखा है? केयर टेकर रख रखा है। अब यहाँ पर दोनों पक्षकारों को जानकारी नहीं है लेकिन अनुबंध के समय घोड़ा अस्तित्व में नहीं है। प्रारंभिक असंभवता है कि नहीं है बताओ? और दोनों को पता भी नहीं है। अनुबंध कैसा होगा? यहाँ पे भी व्यर्थ होगा। मिथ्या वर्णन में नहीं लेंगे बेटा। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो चीज अस्तित्व में ही नहीं है और उस बंदे को उसकी जानकारी नहीं है, और जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो तुम बेचोगे कैसे? असंभव है। घोड़ा अस्तित्व में नहीं है तो दोगे कैसे? लेकिन असंभव वाले कभी भी बेटा वैध नहीं हो सकते। मिथ्या वर्णन में तुम्हारा अनुबंध कैसा होता है? व्यर्थ नहीं है, जिसे आप चाहो तो वैध बना सकते हो। क्या इसे कभी वैध बना पाओगे? सोच के बताना। नहीं, असंभव कभी वैध नहीं बन सकते। अब आखिरी वाली कैटेगरी, सिर्फ वचनदाता को जानकारी है। भाई जिसको कार्य पूरा करना है ना उसको पता है ये असंभव है, मैं कर ही नहीं सकता। और जो पैसे दे रहा है वचन ग्रहीता, वो तो मानता है क्या पता पूरा कर दे। अब ये कपट है। ये कपट जैसा है कि नहीं है बताओ मुझे? ठीक है, जिसे कार्य करना है उसको तो पता है कि ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और दूसरे पक्षकार को क्या ये पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखना पीड़ित पक्षकार
हट जाने मांग सकता है। पीड़ित पक्षकार यानी कि कौन हुआ यहाँ पर? वचन ग्रहीता हट जाने की मांग कर सकता है। हट जाने की मांग कर सकता है। पीड़ित पक्षकार हट जाने की मांग कर सकता है। अब बोलोगे मैम इसे हम असंभवता द्वारा लेंगे, है ना, या हम इसे कपट में लें, तो भी मैं कहाँ बोलूँगी यहीं पे लो। क्यों? अब कपट में देखो तुम इसे वैध मान सकते हो, व्यर्थ नहीं होता है ना कपट में तो अनुबंध। पीड़ित पक्षकार चाहे तो व्यर्थ घोषित करे, अगर नहीं करेगा तो वैध बनेगा, पर ये है तो बेटा असंभव ना, हो ही नहीं सकता पूरा, तो ये कभी भी है ना आपका वैध वाली कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या लिखोगे? सीधे सीधे पीड़ित पक्षकार हट जाने की मांग कर सकता है, इतना ही लिखना। पीड़ित पक्षकार हट जाने की मांग कर सकता है। अब क्या आया? बाद की असंभवता। भाई पहले तो संभव था, अनुबंध करने के पश्चात ऐसी कोई घटना घट गई जिसके कारण अब इसे पूरा करना असंभव हो गया, यानी कि या तो हो गया कानून में परिवर्तन। कैसे केसेस हो सकते हैं लिखना एक बार। कानून में ही परिवर्तन आ गया, विषय वस्तु नष्ट हो गई, युद्ध छिड़ गया। भाई युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या होगा? विदेशी शत्रु, उनके साथ अनुबंध तो व्यर्थ मान लिए जाएंगे ना, पश्चातवर्ती असंभव था। व्यक्तिगत असक्षमता, लेखक के साथ बुक लिखने का अनुबंध किया, बुक लिख पाता, उससे पहले उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, व्यक्तिगत असक्षमता। पश्चातवर्ती असंभवता है कि नहीं बताओ? जब समझौता किया था तब तक तो काबिलियत थी ना, लिख सकता था बुक। सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 मार्च को क्या करेगी? गाना गाएगी, गला खराब हो गया, उस दिन नहीं गा सकती, कैसी असंभवता है? पश्चातवर्ती असंभवता। अनुबंध क्या होगा? व्यर्थ। अनुबंध क्या होगा? व्यर्थ। समझ आया कि नहीं आया बताओ? मैंने आपको पूरी तरीके से असंभवता को एक्सप्लेन किया है। 2 तरीके की असंभवता हो सकती है, एक तो होता है शुरू से ही असंभव हो, उसको डालोगे प्रारंभिक असंभवता में, ठीक है, और एक होता है बाद में जाके असंभव हो गया, उसको किस में डालेंगे? पश्चातवर्ती असंभवता या फिर बाद की असंभवता। प्रारंभिक असंभवता 3 प्रकार की, दोनों पक्षकारों की जानकारी में है, दोनों पक्षकारों की जानकारी में नहीं है, सिर्फ वचनदाता की जानकारी में है। दोनों की जानकारी में है व्यर्थ, दोनों की जानकारी में नहीं है तो भी व्यर्थ, और तीसरा सिर्फ वचनदाता की जानकारी में है तो दूसरा पक्षकार हट जाने की मांग कर सकता है। बाद की असंभवता 4 केस में कानून में परिवर्तन आ गया, विषय वस्तु नष्ट हो गई, युद्ध छिड़ गया, विदेशी शत्रु, और व्यक्तिगत असक्षमता, जिसमें राइटर और सिंगर वाला एग्जाम्पल लिया अपन। समझ में आया टॉपिक कि नहीं आया बताओ बेटा? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? तो चलो अब ये टॉपिक एक बार वहां से एमसीसी से कर रहे हैं अपन। अब इसको पढ़ो एक बार। निष्पत्ति की असंभवता द्वारा समाप्ति। जब एक अनुबंध का निष्पादन पक्षकारों द्वारा इस कारण संभव नहीं हो पाता क्योंकि अनुबंध में प्रारंभ से ही असंभवता विद्यमान होती है, मतलब शुरू से ही असंभव है, शुरू से भी असंभव होगा तो वो भी क्या होगा तुम्हारा? व्यर्थ। असंभवता पक्षकारों द्वारा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, वरन प्रारंभ से ही अनुबंध में विद्यमान होनी चाहिए। यदि वह पश्चातवर्ती है तो उसमें पक्षकारों का कोई दोष निहित नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित असंभवताओं के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण दे रहा है? पश्चातवर्ती असंभवता के। अब उदाहरण आ रहे हैं, वो किसके आ रहे हैं? पश्चातवर्ती असंभवता के। कानून में परिवर्तन हो गया, निष्पादन के लिए अनिवार्य मुद्दे के समाप्त होने पर, मतलब विषय वस्तु समाप्त हो गई। लिखना चाहो तो लिख लो, विषय वस्तु समाप्त हो गई। जैसे मान लो ए और बी की शादी होने वाली थी इवनिंग गार्डन में 10 मार्च को, 9 मार्च को आग लग गई, पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। निष्पादन के अनिवार्य मुद्दे के समाप्त होने पर विषय वस्तु समाप्त हो गई। इसे भी किसमें लिया जाता है? बाद की असंभवता में। सी वाले पॉइंट में सिर्फ एक वर्ड करोगे क्या? व्यक्तिगत अक्षमता द्वारा समाप्ति। राइटर वाला एग्जाम्पल लिया था, सिंगर वाला एग्जाम्पल लिया था ना। युद्ध छिड़ जाना, युद्ध छिड़ गया तो विदेशी शत्रु बन गए, बाद की असंभवता, अनुबंध क्या हो गया तुम्हारा? व्यर्थ।
उदाहरण दिया हुआ है देखो इसमें, ए जादू द्वारा खजाना खोजने का ठहराव करता है, प्रारंभिक असंभवता, अनुबंध कैसा होगा, व्यर्थ। ए तथा बी एक दूसरे से विवाह करने का अनुबंध करते हैं, विवाह की डेट से पहले ही ये पागल हो जाता है, पागल से कौन अनुबंध करेगा भाई, शादी करेगा, है ना, क्या हो गया ये, व्यर्थ। ऐसे देखो किस तरीके के एग्जाम्पल बनाता है। नेक्स्ट देखो उदाहरण, ए थिएटर में 6 माह के लिए बी द्वारा अग्रिम दी गई राशि के प्रतिफल में एक्टिंग करने का अनुबंध करता है, पर बीमार हो जाता है, वही है सिंगर के साथ अनुबंध किया गाना गाने का, गला खराब हो गया, व्यक्तिगत असक्षमता, बाद की असंभवता, अनुबंध हो जाएगा व्यर्थ। क्या लिखा हुआ है देखो, ऐसे अवसरों पर एक्टिंग करने का अनुबंध क्या बन जाएगा, व्यर्थ। पश्चातवर्ती असंभवता है, असंभवता द्वारा भी अनुबंध समाप्त हो जाता है, ये थी कैटेगरी नंबर 3। तीनों समझ आए। पहले में बोला निष्पत्ति द्वारा, दूसरे में क्या बोला इसने, आपसी सहमति द्वारा, परिवर्तन नवीनीकरण वो सब, तीसरे में बोला असंभवता द्वारा। अब चौथा लेने जा रहे हैं, समय अवधि बीतने के कारण अनुबंध की समाप्ति। एक अनुबंध को निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, यदि पूरा नहीं किया जाता है तो अनुबंध क्या मान लिया जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। परिसीमन की निर्दिष्ट अवधि के भीतर वचनदहिता द्वारा यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो वह किसी प्रकार का न्यायिक उपचार नहीं पा सकता, वंचित हो जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ लो, 3 साल में केस फाइल नहीं किया, कालबाधित ऋण बन जाएगा। अब आप चाहो तो भी केस फाइल नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि समय बीतने के कारण समाप्ति हो गई, समय बीतने के कारण अनुबंध की समाप्ति हो गई। कोई भी अनुबंध जिंदगी भर खुला नहीं रहता। कानून के परिचालन द्वारा समाप्ति, याद आ रहा है, 2 ही केस आएंगे, मृत्यु और दिवालियापन। क्या लिख के आ रहा है देखो एक बार, एक अनुबंध कानून के लागू होने से समाप्त हो सकता है, इसमें शामिल है एक तो मृत्यु वचनदाता की और दूसरा दिवालियापन। ये उदाहरण यहाँ से काट देना, ये उदाहरण यहाँ का नहीं है बेटा, ये उदाहरण कहाँ आएगा, लास्ट पॉइंट सम्मिलन में आएगा, सम्मिलन का उदाहरण है ये, अधिकारों का सम्मिलन। याद आ रहा है, पट्टाधारी अगर वो जमीन खरीद ले, मालिक बन जाए तो पट्टे का अनुबंध समाप्त हो जाएगा, वही एग्जाम्पल है। अनुबंध भंग के कारण समाप्ति, एक पक्षकार ने अनुबंध को तोड़ दिया, दूसरा पक्षकार हट जाने की मांग कर सकता है, लेकिन अनुबंध तो समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसके आगे सीधे लिखो यूनिट नंबर 5, पूरी यूनिट 5 पढ़ानी है मुझे आपको भंग पे, मैं यहाँ से नहीं कराऊंगी, पूरा हमें डिटेल में टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है। भंग 2 तरीके की होती है, वास्तविक भंग, प्रत्याशित भंग, संभावित भंग। एक होती है देय तिथि पर, उसको बोलते हैं वास्तविक भंग, और एक होती है देय तिथि से पहले, जिसे बोलते हैं संभावित भंग या विखंडन। डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 5 में, यहाँ से मत लो। आ जाओ सीधे पॉइंट नंबर 7, पढ़ा हुआ है देखो, विमुक्ति। एक वचन ग्रहीता अपने दिए गए वचन के निष्पादन से विमुक्ति दे सकता है, कोई भी संतुष्टि स्वीकार कर सकता है जो भी उसे सही लगे। आप सिर्फ क्या करना, जो विमुक्ति वाला पॉइंट पहले पढ़ा था ना, उसे एक बार दे देना। पूरी तरीके से माफ़ कर सकता है, कुछ हिस्सा माफ़ कर सकता है, समय सीमा बढ़ा सकता है, या उसके प्रतिफल के बदले में अन्य वस्तु स्वीकार कर सकता है। वही पॉइंट आपको यहाँ देना है, अलग से कुछ याद नहीं करना। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा पॉइंट नंबर 8, ये भी पढ़ा हुआ है देखो एक बार। वचन ग्रहीता वचनदाता को कार्य पूरा करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाता, वचनदाता ऐसी भूल के कारण माफ हो जाएगा। वही मरम्मत वाला एग्जाम्पल दे दिया। हाँ 67 यही थी ना, 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, नौसखिया पढ़ना नहीं चाहता, अध्यापक को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, और दूसरा यही था मरम्मत वाला। अब आ गया लास्ट पॉइंट, कौन सा, अधिकारों का सम्मिलन। कभी कभी घटिया अधिकार मतलब निम्न कोटि के अधिकार, श्रेष्ठ अधिकार मतलब उच्च कोटि के अधिकार से जुड़ जाते हैं, एक ही व्यक्ति में मिल जाते हैं। ऐसे मामलों में घटिया अधिकार श्रेष्ठ अधिकारों में आत्मसात हो जाते हैं, मिलने पर घटिया अधिकार खो जाते हैं, उन्हें परिवर्तन कराना जरूरी नहीं होता। एक लाइन लिख लो, इजी लिखवा देती हूँ, लिखो, जब निम्न कोटि के अधिकार उच्च कोटि के अधिकारों में बदल जाते हैं,
निम्न कोटि के अधिकार उच्च कोटि के अधिकारों में बदल जाते हैं तो निम्न कोटि के अधिकारों का अनुबंध समाप्त हो जाता है। तो निम्न कोटि के अधिकारों का अनुबंध समाप्त हो जाता है। इजी लैंग्वेज में लिखना। उदाहरण, यदि किराएदार मकान मालिक बन जाए, यदि किराएदार मकान मालिक बन जाए, यदि किराएदार मालिक बन जाए तो किराएदारी का अनुबंध समाप्त। तो किराएदारी का अनुबंध समाप्त। दूसरा एग्जाम्पल डालना। पट्टाधारी मालिक बन जाए, पट्टे का अनुबंध समाप्त। पट्टाधारी मालिक बन जाए तो पट्टे का अनुबंध समाप्त। याद रहेगा क्या बेटा, बताओ मुझे। आई थिंक आए तो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो ना। अनुबंध का समापन किस किस तरीके से होता है, दोबारा मेरे साथ फटाफट रिवाइज करो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। पहला हमने बोला निष्पत्ति द्वारा समाप्ति। ठीक है, दोनों पक्षकार अपना अपना कार्य पूरा कर दें, अनुबंध समाप्त हो जाएगा। दो प्रकार की निष्पत्ति, वास्तविक, प्रयासित। क्लियर है। दूसरा, आपसी सहमति द्वारा समाप्ति। क्या क्या केस लेंगे? नवीनीकरण, परिवर्तन, विखंडन, विमुक्ति। ठीक है, इनके द्वारा समाप्त हो जाता है। तीसरा, असंभवता द्वारा। दो प्रकार की, कौन कौन सी? प्रारंभिक और पश्चातवर्ती। जो शुरू से असंभव है किसमें जाएगा? प्रारंभिक। बाद में जाके असंभव हुआ तो पश्चातवर्ती। पश्चातवर्ती के 4 केस दिए हुए थे, कौन कौन से? कानून में परिवर्तन, विषय वस्तु नष्ट हो जाना, युद्ध छिड़ जाना, व्यक्तिगत असक्षमता। याद आ रहा है? समय अवधि बीत जाने के कारण, काल बाधित ऋण। उदाहरण, ठीक है, कानून के परिचालन द्वारा मृत्यु, दिवालियापन, अनुबंध भंग द्वारा, जो हम आगे डिटेल में यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने बोला विमुक्ति का पॉइंट एक बार अलग से भी बताना है। और एक बार आया था वचन ग्रहीता वचनदाता को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, वचनदाता दायित्वों से मुक्त। ठीक है, और लास्ट पॉइंट पढ़ा तुमने अधिकारों का सम्मिलन। निम्न कोटि के अधिकार उच्च कोटि के अधिकारों में मिल गए, निम्न कोटि के अधिकारों का अनुबंध समाप्त। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बताओ। अब इसके बाद इस यूनिट में अपना एक छोटा नहीं बड़ा टॉपिक बाकी है, लेकिन वो अपन को लिख के करना है, इसलिए अपन ने छोड़ रखा है। व्युत्क्रम वचनों का निष्पादन। एक टॉपिक इस यूनिट में हमारा लास्ट टॉपिक है, व्युत्क्रम वचनों का निष्पादन। बाकी पूरा हम ले चुके हैं, ये टॉपिक हमारा पेंडिंग है, जिसको मैं आपको लिखवा के करवाऊंगी। व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन के नियम बताएं। पहली चीज देखो बेटा, टॉपिक बड़ा है काफी, लॉन्ग में कभी नहीं आएगा। सिर्फ क्या चीज है? नियम है, और नियम आपको पता होने चाहिए। इन केस कोई छोटा मोटा 1-2 नंबर की केस स्टडी दे दे, 2-3 नंबर की, तो आप कर सको। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये टॉपिक समझा के लिखवा रही हूँ। हेडिंग डालो, व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन के संबंधित नियम। व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन से संबंधित नियम। व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन से संबंधित नियम। ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ये आपको लिखना है। हाँ, व्युत्क्रम वचनों के निष्पादन से संबंधित नियम। एक एक करके नियम लेंगे। सबसे पहला नियम डालो, यदि वचनों का निष्पादन
साथ साथ करना है, साथ साथ करना है मतलब एक के बाद एक। यदि वचनों का निष्पादन साथ साथ करना है और वचन ग्रहीता अपना कार्य करने के लिए, वचन ग्रहीता अपना कार्य करने के लिए इच्छुक व तत्पर नहीं है, इच्छुक व तत्पर नहीं है, तो वचनदाता को भी अपना कार्य करने की, वचनदाता को भी अपना कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वर्ड ऐड करना, यदि वचन ग्रहीता अपना कार्य करने के लिए इच्छुक व तत्पर नहीं है तो वचनदाता को भी अपना कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो एक उदाहरण बताती हूँ। ए और बी के बीच अनुबंध हुआ, ठीक है। ए जो करेगा वो क्या करेगा, माल की सुपुर्दगी देगा, और बी क्या करेगा, उसके लिए भुगतान करेगा। हमने पढ़ा था जो भुगतान करता है वो अपने एग्जाम्पल में क्या माना जाएगा, वचन ग्रहीता। यदि बी का भुगतान करने का इरादा नहीं है तो ए को भी माल की सुपुर्दी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है पहला नियम। यदि व्युत्क्रम वचन, व्युत्क्रम वचन क्या होते हैं, वचन के बदले में जो वचन दिया जाता है उसे व्युत्क्रम वचन कहा जाता है। ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का कार्य करते हैं व्युत्क्रम वचन कहलाते हैं। व्युत्क्रम वचनों से मिलकर ही हमारा समझौता बनता है। तो वचनों का निष्पादन अगर एक के बाद एक करना होता है, साथ साथ करना होता है, तो वचन ग्रहीता का कार्य पूरा करने का इरादा नहीं है तो फिर वचनदाता को भी कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने एग्जाम्पल में अगर बी भुगतान करने की इच्छा नहीं रखता है तो ए को भी माल की सुपुर्दगी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रहेगी चीज़, ठीक है। अब इसको है ना एक बार एग्जाम्पल की फॉर्म में बना लो, चलो जैसे मैंने बनाया। ए जो है वो सुपुर्दगी देगा और बी करेगा भुगतान। यदि बी भुगतान नहीं करता तो ए को भी सुपुर्दगी देने की आवश्यकता नहीं है, तो ए को भी सुपुर्दगी देने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट मैंने डिट्टो लैंग्वेज किसके अकॉर्डिंग कराई है, आईसीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर, अब आ जाओ दूसरा नियम लेने जा रहे हैं, निष्पादन का क्रम। निष्पादन का क्रम, निष्पादन का क्रम। यदि निष्पादन का क्रम दिया गया है, यदि निष्पादन का क्रम दिया गया है, सेकंड की हेडिंग क्या है, निष्पादन का क्रम। यदि निष्पादन का क्रम दिया गया है, निष्पादन क्रमानुसार होगा। दूसरा, यदि निष्पादन का क्रम नहीं दिया गया है, यदि निष्पादन का क्रम नहीं दिया गया है अनुबंध की प्रकृति के अनुसार, अनुबंध की प्रकृति के अनुसार
अनुबंध की प्रकृति के अनुसार। जैसे आपको बोला बेटा 5 काम करने हैं ABCDE और बता दिया कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो निष्पादन कैसे करोगे? क्रमानुसार। ठीक है। दूसरा, आपको ये तो बता दिया 5 काम करने हैं ABCDE, पर ये नहीं बताया कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, तो कैसे करोगे? अनुबंध की प्रकृति के अनुसार। जैसे मान लो नाशवान वस्तुओं से संबंधित है तो उसको पहले कर लो, और ड्यूरेबल गुड्स हैं टिक सकते हैं तो उनके लिए बाद में कर लो, अनुबंध की प्रकृति के अनुसार। तीसरा पॉइंट डालो अब। यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन पूरा करने से रोकता है, यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन पूरा करने से रोकता है, एरो लगा के लिखो, अनुबंध व्यर्थनीय होगा, अनुबंध व्यर्थनीय होगा। और जिसे नुकसान हो रहा है वो हट जाने की मांग कर सकता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किसी ने मुझे अप्रोच किया कि मैम आपको इस टॉपिक पे बुक लिखनी है। मैंने क्या किया, मैंने नेट जो है उस पर सर्च करना शुरू कर दिया, कुछ मैगजीन सब्सक्राइब कर ली और मेहनत करनी शुरू कर दी। 3 या 4 दिन बाद फ़ोन आता है कि मैम हमें इस टॉपिक पे बुक मिल गई, आपको बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनुबंध पूरा करने से रोक रहा है। अब पीड़ित पक्षकार कौन? मैं। मेरी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं है। एक तो मैं सोच सकती हूँ कि भाई 2-3 दिन की मेहनत गई सो गई, कोई बात नहीं। दूसरा मैं क्या कह सकती हूँ, भाई मेरे तो इतने नेट के चार्जेस लग गए, इतने सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग गए, मैगजीन वगैरह मंगाई, इतनी मेहनत लगी, मुझे क्या चाहिए? हट जाने चाहिए। क्या चाहिए? हट जाने चाहिए। अनुबंध मेरी इच्छा पर व्यर्थ नहीं माना जाएगा। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने से रोकता है, पूरा करने से रोकता है, तो अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। यह है रूल नंबर 3। अब आओ रूल नंबर 4 पे। सशर्त व निर्भर वचन। सशर्त व निर्भर वचन। सशर्त व निर्भर वचन। इसमें लिखो, जब एक पक्षकार द्वारा अनुबंध को पूरा करना, जब एक पक्षकार द्वारा अनुबंध को पूरा करना दूसरे पक्षकार द्वारा पूर्व निष्पत्ति पर निर्भर करता है, पूर्व निष्पत्ति पर निर्भर करता है, और वह पक्षकार कार्य पूरा नहीं करता, और वह पक्षकार कार्य पूरा नहीं करता, तो पहले पक्षकार को भी कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से समझो। ए गया एक टेलर के पास, दर्जी के पास, और क्या बोलता है कि तुम मेरे लिए कोट सिलो, बशर्ते कपड़ा मैं खुद लाऊंगा। यहाँ पर टेलर या दर्जी द्वारा कोट सिलना ग्राहक यानी ए द्वारा कपड़ा लाने पर निर्भर करता है। शर्त लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है? बताओ। कैसे वचन है? सशर्त व निर्भर वचन।
एक पक्षकार कुछ करे, इसके लिए ज़रूरी है पहले दूसरा पक्षकार कुछ करे, और दूसरा नहीं करता तो पहले को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल में अगर एक कपड़ा लेके नहीं आता तो टेलर को भी कोट सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आई चीज़ की नहीं बता बेटा? सशर्त व निर्भर वचन, सशर्त व निर्भर वचन। नेक्स्ट पॉइंट डालो, लिखना है, एक मिनट। एक ग्राहक है, टेलर से कहता है कि कोट सिलो बशर्ते कपड़ा मैं स्वयं लाऊंगा। यदि एक कपड़ा नहीं लाता तो दर्जी यानी कि टेलर भी कोट सिलने के लिए बाध्य नहीं है। एक कपड़ा नहीं लाता तो टेलर भी कोट सिलने के लिए बाध्य नहीं होगा। कैसे वचन है? सशर्त व निर्भर व्युत्क्रम वचन है, सशर्त व निर्भर व्युत्क्रम वचन। एक पक्षकार कुछ करे, उसके लिए जरूरी है पहले दूसरा पक्षकार कुछ करे, पूर्व निष्पत्ति। अब डालो पॉइंट नंबर 5। समय सार तत्व है, समय सार तत्व है और इसको ए नंबर डालना, 5th का ए करना। समय सार तत्व है और समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता। समय सार तत्व है और समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता। एरो लगा के लिखना, अनुबंध व्यर्थनीय होगा, अनुबंध व्यर्थनीय होगा। एग्जाम्पल से समझाऊं? दूल्हे को अपने रिसेप्शन के दिन कोट पहनना है, उसने दर्जी से बोला कि ये कोट मैं अपने रिसेप्शन के दिन पहनूंगा, इस दिन मुझे तैयार चाहिए। समय सार तत्व है या नहीं है ये बताओ भाई? जो लोग उसे देखेंगे उसी दिन देखेंगे, उसके लिए उस कोट की अहमियत सबसे ज़्यादा उस दिन है, ठीक है? तो अब अगर उसे उस दिन वो कोट रेडी नहीं मिलता तो उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय है। अगर वो सॉलिड रीज़न दे दे दर्जी और इसको लगता है कि भाई बेचारे ने जानबूझ के नहीं किया, तो सोच सकता है भाई और किसी फंक्शन पे पहन लूँगा, रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरा क्या कह सकता है? तुमने समय पे कोट नहीं दिया, जिस रेट पे मिला जैसा मिला मुझे खरीदना पड़ा, कितनी परेशानी हुई, मुझे क्या चाहिए? हट जाने। क्या चाहिए? हट जाने। तो अगर समय सार तत्व है, समय पे कार्य पूरा नहीं किया, अनुबंध कैसा होता है? व्यर्थनीय। नोट डाल के लिखो ए पॉइंट में, जहां पर वस्तु के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वहां समय सार तत्व माना जाता है, वहां समय सार तत्व माना जाता है। उदाहरण, सोना चांदी अंश आदि, सोना चांदी शेयर्स। अंश आदि भाई, शेयर्स के लिए ट्रांजैक्शन लगाया तुमने मॉर्निंग में, शाम तक एग्जीक्यूट होगा, उसकी तो कीमत में ही अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ समय पर सौदे को पूरा करना महत्वपूर्ण है। समय महत्वपूर्ण कहाँ माना जाता है? जहाँ वस्तु के मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वहाँ समय सार तत्व माना जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या ये बताओ? तो अपन ने पॉइंट नंबर ए पूरा किया है, मुझे याद दिलाना मैम पॉइंट नंबर बी से कंटिन्यू करना है। दिला दोगे कल?
तो फिर इस टॉपिक को हम कल कंप्लीट करेंगे। श्वेता की क्वेरी है कि मैम सिंगर को हमने 50,000 एडवांस दिए तो हम उससे 50,000 का अर्जाना ले सकते हैं, पर उसके आने पर हमें डिक्लेरेशन के लिए 20,000 खर्च कर दिए, तो क्या 20,000 भी हम ले सकते हैं उससे? भाई अगर देखो यहाँ पर श्वेता सिंगर बीमार हो गई, ठीक है, इस वजह से नहीं आ पा रही, तो आपने जितना एडवांस दिया है वहाँ पे उतना ही मिलेगा। पर अगर वो श्वेता जानबूझ के अनुपस्थित हुई है, जानबूझ के अनुबंध को तोड़ा है, तो फिर जितने आपके खर्चे लगे आप उसे एक्स्ट्रा अर्जाने के रूप में मांग सकते हो। भाई डिपेंड करेगा श्वेता कि सिंगर ने जानबूझ के किया है या बीमार हुई है। बीमार हुई है तो जितना एडवांस लिया था सिर्फ उतना मिलेगा, और जानबूझ के किया है तो आप अर्जाने भी ले सकते हो। उसको आने के लिए बेटा मजबूर नहीं कर सकते। इंद्रजीत याद रखना, यूनिट नंबर 5 में बताऊंगी बेटा, व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध में कभी भी विशिष्ट निष्पादन का आदेश नहीं आता। न्यायालय कभी भी सिंगर, पेंटर, डांसर इनको मजबूर नहीं करता कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध में कभी मजबूर नहीं करता। अगर नशा कर लेता है तो वहां पे तो जानबूझ के अनुबंध को भंग किया ये माना जाएगा, हट जाने की मांग की जा सकती है। मैम धारा कौन सी है? धारा है 65, जो अभी अभी मोनू बताई है मैंने, ये सिंगर वाली धारा 65 है। व्यर्थ अनुबंध व्यर्थ समझौते में लाभ प्राप्त किया वापस करना पड़ेगा। और किसी की कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो बताओ। अर्पिता भावना, हाँ बेटा मेरे पास है 2019 का एडिशन, बट यूनिट बीच में है, इस वजह से मैं यूनिट 5 से लूंगी उसको। यूनिट 4 तक का आप फिर एमसीसी से ही करो, ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी की? नथिंग। तो चलो फिर यहाँ तक वाइंड अप करते हैं।